चैप्टर लेकर आया हूँ जिसको हम लोग सीखेंगे। तो उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि क्या हम सभी जानते हैं कि जब गन्ने से चीनी बनती है तो गहरे रंग की होती है, पीले भूरे रंग की होती है, अशुद्धियों युक्त होती है, लेकिन जब हमारे घरों में आती है तो सफ़ेद चीनी के रूप में आती है। तो ये कैसे संभव हो जाता है? दूसरा सवाल यह है कि हम लोग कपड़ों को रंगने में फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तीसरा सवाल है कि हम लोग पानी को स्वच्छ करने के लिए अनेक रसायनों का प्रयोग क्यों करते हैं? और अगला सवाल है कि आपने देखा होगा कि कारखानों में काम करने वाले, माइंस में काम करने वाले लोग अपने मुंह पर मास्क लगाए रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो किसी भी पदार्थ को विरंजित करने के लिए जो रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं वह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब हमें जिस रसायन की शाखा में मिलेगा उस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वह है सरफेस केमिस्ट्री। इसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं पृष्ठ रसायन के नाम से, अर्थात इसका तात्पर्य हो जाएगा कि विज्ञान की वह शाखा, हालांकि रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान में या फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के पृष्ठ और अंतरा पृष्ठ से संबंधित प्रक्रम तथा उसकी अंतर अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो बात बताई, किसका किसका अध्ययन? एक होता है पृष्ठ जिसे हम लोग कहते हैं सरफेस, पृष्ठ या सरफेस, सतह जिसे हम लोग सामान्य रूप में बोलते हैं, और दूसरा है इंटरफेस या अंतरा पृष्ठ। सरफेस क्या होती है, इंटरफेस अंतरा पृष्ठ क्या होती है? तो सरफेस सतह, कभी भी आप जानेंगे कि सतह किन्हीं दो प्रवस्थाओं, पदार्थ की किन्हीं दो प्रवस्थाओं, ठोस ठोस, ठोस द्रव, द्रव गैस, किसी भी दो अलग अलग प्रवस्थाओं को पृथक करने के लिए जो एक माध्यम होता है, अणुओं की एक मोटाई का एक माध्यम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस या पृष्ठ कहते हैं। तो दो प्रवस्थाओं को पृथक करने वाली कुछ अणुओं की मोटाई के समान एक परत होती है, उसी को हम लोग पृष्ठ या सतह कहते हैं। और इंटरफेस क्या होता है? अधिशोषक का वह पृष्ठ जिसमें अधिशोष्य पदार्थ संकेंद्रित होते हैं, अधिशोषक का वह पृष्ठ जिसमें अधिशोष्य पदार्थ संकेंद्रित होते हैं, उसी को हम लोग अंतरा पृष्ठ या इंटरफेस कहते हैं। अब इसकी क्या क्वालिटीज है, क्या विशेषताएं हैं, या कौन से गुण दिखाता है, या कौन से गुण दिखाता है? तो जो पृष्ठ होते हैं उनके माध्यम से हमको अधिशोषण, उत्प्रेरण, कोलाइडी अवस्थाओं के गुण देखने को मिलते हैं, जबकि इंटरफेस अंतरा पृष्ठ के माध्यम से संक्षारण की क्रिया, विषमांगी उत्प्रेरण की क्या क्रियाएं होती हैं, और क्रिस्टलीकरण की क्रियाएं इंटरफेस के द्वारा संपन्न होती हैं। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना होता है, मैं भी इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ, इससे होने वाले प्रक्रमों को भी लिख दे रहा हूँ। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा चैप्टर का पहला पॉइंट स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर का जो सबसे पहला पॉइंट है वह है अधिशोषण। तो इसके साथ ही एक पॉइंट और हमको देखने को मिल जाता है जो है अवशोषण। अधिशोषण को हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, अवशोषण को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो अधिशोषण क्या होता है कि जब किसी पदार्थ की सतह, सामान्यतः हम ठोस पदार्थ की सतह की बात करेंगे, होते द्रव भी हैं लेकिन हम लोग सामान्यतः ठोस पदार्थ की सतह की ही बात करेंगे पूरे चैप्टर के दौरान, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जब किसी पदार्थ की सतह पर किसी द्रव या किसी गैस के कण चिपक जाते हैं, जब किसी पदार्थ की सतह पर किसी गैस या द्रव के कण चिपक जाते हैं तो
इस क्रिया को ही अधिशोषण कहते हैं। किंतु यदि किसी पदार्थ की सतह की बजाय उस पदार्थ के भीतरी भागों में, स्थूल भागों में पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस के कण दूसरे किसी पदार्थ के भीतर स्थूल भाग में प्रवेश कर जाते हैं, तब इस क्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं। दैनिक जीवन में देखा जाए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास एक कपड़ा हो। अभी कपड़े से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग डस्टर से जनरली मिटाते हैं, कपड़े से इसको मिटाएं तो कपड़े के ऊपर पूरी तरह से चाक के छोटे छोटे कण चिपक जाएंगे, तो क्या कपड़े के अंदर प्रवेश कर जाएंगे? नहीं। लेकिन अगर उसी कपड़े से हम लोग घरों में पोछा जब लगाते हैं तो हम देखते हैं कि पानी उसके अंदर, कपड़े के अंदर चला जाता है। तो दोनों क्रियाएं कपड़े से ही संपन्न हो रही है, लेकिन दोनों में अलग अलग रूप हमको देखने को मिल रहा है। एक वह क्रिया हुई जिसमें चाक के कण उस कपड़े के ऊपर पूरी तरह से चिपक गए, और एक वह क्रिया हुई जिसमें कि कपड़े के अंदर पानी पूरी तरह से प्रवेश कर गया है। तो यही दोनों क्रियाएं क्या है? अधिशोषण और अवशोषण। कण, चाक के कणों का उस कपड़े पर चिपकना क्या कहलाएगा? अधिशोषण। और पानी का उस कपड़े में प्रवेश कर जाना क्या कहलाएगा? अवशोषण। इसी प्रकार से हम लोग कोई कॉटन ले लें, कोई स्पंज ले लें, जब उससे किसी भी पदार्थ के संपर्क में लाएंगे तो उसके ऊपर वो जो दूसरा वाला पदार्थ होगा उसके कण चिपक जाएंगे, जैसे कि मैं इसी को मिटाऊं। या जब उसको हम लोग किसी द्रव में डालेंगे तो द्रव उस स्पंज के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो जब अंदर प्रवेश करने वाली क्रिया होगी तब उसे क्या कहेंगे? अवशोषण। लेकिन जब उसकी सतह पर ही रह जाएगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिशोषण। जैसे मैं आपको बताऊं, ये डस्टर है, डस्टर के ऊपर जब चाक के कण प्रवेश करने, डस्टर के ऊपर की सतह पर जब चाक के कण चिपक जाएंगे तो इसे अधिशोषण। लेकिन अगर ये कण अंदर चले गए, यदि चले गए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अवशोषण। तो ऊपर सतह पर रहना अधिशोषण और इसके अंदर प्रवेश कर जाने को हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण। मैं इसको परिभाषित कर दे रहा हूं। परिभाषा दोनों की नोट कर दी है कि वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या द्रव के कण किसी पदार्थ, वह पदार्थ जनरली कौन होता है? ठोस होता है, और भी हो सकते हैं लेकिन जनरली ज्यादातर ठोस ही होता है। तो वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या द्रव के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ते हैं, उसी प्रक्रम को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चौक की कणों का डस्टर की सतह पर चिपकना। अवशोषण में वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के कण ठोस के पृष्ठ को भेद कर पदार्थ के स्थूल भाग, उसके बल्क में, उसके अंदर भाग में प्रवेश कर जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अवशोषण। जैसे मैंने कहा कि कोई आप कॉटन ले लीजिए या फिर आप कोई स्पंज ले लीजिए, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पानी में उसको रखने पर पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसको कुछ हम लोग एक चित्र के माध्यम से यदि देखें तो जैसे मैं कह दूं कि वातावरण में ढेर सारे कण पाए जा रहे हैं मुक्त अवस्था में। यदि कोई एक ऐसी सतह ले ले जो कि इनको अपनी ओर आकर्षित करे या जिसकी ओर यह जाए, तो यदि ये कण इस तक पहुंचे और इसकी सतह पर जाकर चिपक जाएं, इसके अंदर न प्रवेश करें, इसकी सतह पर जाकर चिपक जाएं, तो यह प्रक्रिया कहलाएगी अधिशोषण। किंतु यदि एक ऐसा पदार्थ हो जिसके पास ये कण पहुंचने के पश्चात उसकी सतह पर चिपकने के साथ ही उसके अंदर प्रवेश कर जाए, अर्थात यहाँ पर सतह पर रुके नहीं बल्कि इसके अंदर प्रवेश कर जाए, तब इस अवस्था को, इस गुण को, इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे अवशोषण। ध्यान से सुनेंगे, यदि पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर ही सिर्फ चिपके तो इसे अधिशोषण। किंतु यदि वह उसके सतह पर चिपकने की बजाय उसके अंदर, उसके स्थूल भाग में, उसके घनत्व वाले भाग में पहुंच जाए, तब इसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। यहाँ पर दो टर्म हमको देखने को मिल जाते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं अधिशोष्य और एक दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं अधिशोषक। एक को हम लोग कहते हैं एड्सॉर्बेंट और एक दूसरा जो कहलाता है एड्सॉर्बेंट। तो अधिशोषक क्या होते हैं कि किसी पदार्थ के वे कण जो कि किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर जाकर चिपक रहे हैं, अर्थात ये जो मुक्त रूप में घूम रहे हैं,
जब ये पदार्थ के कण किसी से चिपकेंगे तो जो चिपकने वाले पदार्थ है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोष। और जिसकी सतह पर यह अधिशोषण देखने को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं अधिशोषक। तो ठीक इसी प्रकार से अवशोषण में भी दो भाग देखने को मिल जाते हैं, एक को हम लोग कहते हैं अवशोष और एक दूसरा कहलाता है अवशोषक। तो वह पदार्थ जो कि किसी पदार्थ के कण को अपने अंदर आने दे, प्रवेश करने दे, उसे क्या कहेंगे, अवशोषक। तो अवशोषण करने वाले को अवशोषण, और जिसका अवशोषण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोष। अर्थात ये पदार्थ के जो कण हैं वो कहलाएंगे अवशोष। ठीक इसी प्रकार से जो पदार्थ के कण बाहर सतह पर चिपक रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोष। और जिस पर जाकर चिपक रहे हैं वह क्या कहलाएंगे, अधिशोषक कहलाएंगे। तो यह कई बार आप लोगों से लोग पूछ लेते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि पदार्थ के कणों का किसी सतह से चिपकना अधिशोषण कहलाता है। और यह जो क्रिया देखने को मिलती है यह सामान्य दाब की स्थिति में देखने को मिलती है। लेकिन यदि हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते चले जाएं और प्रेशर को घटा दें, टेम्परेचर को क्या करें, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा दें और प्रेशर को कम कर दें, घटा दें, तो पदार्थ के जो चिपके हुए कण होते हैं वह उस सतह से अलग होने लगते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विशोषण। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विशोषण। इसी को इंग्लिश में डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो अधिशोषण का जो विपरीत रूप है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, विशोषण। अधिशोषण का विपरीत रूप अवशोषण नहीं है, क्या है, विशोषण। यहाँ पर पदार्थ के कण सतह से चिपकते हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, पदार्थ के कण सतह से चिपकने की बजाय पृथक होते हैं, अलग होते हैं। एक और तीसरी क्रिया हमको जो देखने को मिलती है उसे हम लोग कहते हैं अधिधारण। ध्यान सुनेंगे, यह बहुत ही कम पुस्तकों में या बहुत ही कम लोगों के द्वारा बताया जाता है। अधिधारण क्या होता है, अवलोकन। तो जब किसी धातु की सतह पर, ध्यान सुनेंगे, जब किसी धातु की सतह पर गैस के कणों का जुड़ना देखा जाए, जब किसी धातु की सतह पर गैसी कणों का चिपकना देखा जाए तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं अधिधारण। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अधिधारण कहा जाता है। तो हमने देखा अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण और अधिधारण। एक तीसरा हमको प्रोसेस कभी कभी देखने को मिल जाता है, हालांकि ये बहुत आम है। तो यदि अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ हों, यदि अधिशोषण और अवशोषण की क्रिया दोनों एक साथ देखने को मिलती है तो इसे हम लोग कहते हैं शोषण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शोषण या शोषण। जब ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ देखने को मिले इसको हम लोग कहते हैं शोषण। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से अधिशोषण, शोषण और अवशोषण को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं। इसके पहले मैं इसको मिटा दूं। मैंने मुक्त संयोजकताएं दिखा दी है। मुक्त संयोजकताएं क्या होती हैं, जिस पदार्थ के कणों का अधिशोषण, अवशोषण या शोषण देखा जाएगा वही पदार्थ के कण मुक्त संयोजकताएं कहलाती हैं। जितने कण इसके आकर चिपकेंगे वही क्या कहलाएगी, मुक्त संयोजकता। तो मैंने पदार्थों के कण को अनियमित तरीके से वातावरण के माध्यम से इसे प्रदर्शित कर दिया है। तो मेरे पास तीन तरह के सरफेस है ना, तीन तरह के पदार्थ रखे हैं मैंने। तो यदि ये जो कण है, यदि ये आए और आकर्षण बलों के कारण, दुर्बल बलों के कारण इस पदार्थ की सतह पर चिपक जाए तो इसको हम लोग कहेंगे अधिशोषण। तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोषण। किंतु यदि ये पदार्थ के कण सतह पर चिपकने की बजाय इसके अंदर प्रवेश कर जाएं तब इसे हम लोग क्या कहेंगे,
अवशोषण यदि इसके सतह पर चिपकने के साथ ही साथ इसके अंदर भी प्रवेश कर जाए तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, शोषण। तो सतह पर चिपकना, इसका एग्जांपल एल्युमिनियम जेल या सिलिका जेल। आप जानते होंगे कि जब हम कुछ पदार्थ मार्केट से खरीद के लाते हैं, शूज वगैरह आपने देखा होगा, कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी आप देखिए तो उसके अंदर एक छोटा सा पाउच रखा होता है जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे दाने दिखाई देते हैं आपको। तो वो क्या होते हैं, वह सिलिका या एल्युमिनियम के जेल होते हैं जो कि आसपास उपस्थित जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारा आइटम होता है, जो हमारा खरीदा हुआ पदार्थ होता है, वह नमी के कारण खराब नहीं हो पाता है। तो जैसे लेदर वगैरह के जूते आप देखेंगे तो उसमें मिल जाता है। तो सिलिका सेल क्या करेगी, अधिशोषित करती है पदार्थ के कणों को। और वे कौन से पदार्थ है, यदि मान लीजिए ये पदार्थ है भाप, जलवाष्प है, तो इसको यह क्या करेगा, अधिशोषित करेगा। तो जलवाष्प का सिलिका या एल्युमिनियम जेल के द्वारा सतह से चिपकना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। किंतु यदि एक कैल्शियम क्लोराइड लें, आप जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जब यह जलवाष्प को H2O मॉलिक्यूल को शोषित करता है, अवशोषित करता है, तो यह बदल जाता है CaCl2 6H2O के रूप में। अर्थात यह सतह से चिपकने के बजाय इसके अंदर जुड़कर इसका हिस्सा बन जाता है। तो तीसरा रूप अगर हम देखें, यदि मान लें कि यह H2O है, जलवाष्प है, और यह कपड़े का एक अस्तर है, तो इसके ऊपरी सतह पर जुड़ने के साथ साथ इसके अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर रीजन काट लिखा। लेकिन अगर एक दूसरा एग्जांपल ले, यदि हम H2 हाइड्रोजन गैस की बात करें और इसको मान लें कि हम पैलेडियम की सतह है, तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम निकिल की सतह पर चिपकना या उसके अंदर प्रवेश कर जाना ही क्या कहलाएगा, शोषण कहलाएगा। तो इस प्रकार से अब हम आगे अपनी बात को बढ़ाएं। अधिशोषण और अवशोषण में एक बेसिक सा हमको पॉइंट मिल जाता है कि हमने देखा कि अवशोषण होने से पहले पदार्थों का जो आकर्षण हुआ, तो उस आकर्षण के कारण पदार्थ के कण सबसे पहले कहां पहुंचते हैं, पदार्थ की सतह पर पहुंचते हैं। इसका मतलब सबसे पहले अवशोषण होने के पहले अवशोषण वाली ही प्रक्रिया में क्या होता है, अधिशोषण होता है। तो यहां से एक हमको पॉइंट मिल जाता है कि कोई भी अवशोषण हो, अवशोषण कैसा भी हो, बिना अधिशोषण के वह संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी अवशोषण में अधिशोषण होते हैं, किंतु सभी अधिशोषण में अवशोषण नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नोट कर दे रहा हूं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जो आपकी समझ को औरों की अपेक्षा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यहां पर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट क्या बताएंगे, यह एक पृष्ठीय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस फिनोमिना। यह जो गुण है, यह जो प्रक्रम है, यह कैसा है, पृष्ठीय है, अर्थात सतही, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। किंतु यह कैसा है, यह एक स्थूल फिनोमिना, स्थूल लक्षण गुण या प्रक्रम, अर्थात यह अंदर होता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है यह पहले होती है, जैसे कि शोषण में अगर बात करें, शोषण में मैंने बताया कि दोनों होता है, अधिशोषण और अवशोषण। तो अधिशोषण फास्ट है, यह थोड़ा तेज तीव्र प्रक्रिया होती है और यह धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। अगली बात अगर हम करें तो यह जो अधिशोषण होता है यह समय के साथ साथ घटता चला जाता है। समय बढ़ने के साथ यह क्या होता है, इसकी मात्रा में कमी आती है। किंतु अवशोषण पूरे के पूरे स्थूल भाग में एक समान होता है, अर्थात इस पे समय के साथ
कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता या एक समान दर से होती रहती है, नहीं होता या एक समान दर से होता रहता है, एक समान पूरे के पूरे स्थूल में यह एक समान होता है, किंतु यह कैसा होता है, यह कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा होता है, अर्थात यह अव्यवस्थित हो जाता है, अर्थात कम या अधिक। किंतु अवशोषण कैसा होता है, यह पूरे के पूरे स्थूल में एक समान होता है। तो यहां पर एक टर्म हमको देखने को मिल जाता है, केंद्र क्या होते हैं, एक्टिव सेंटर क्या होते हैं। मैंने आपको कहा अधिशोषण पूरे के पूरे सरफेस पर एक जैसा नहीं होता, कहीं पर कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है। कोई खुरदुरी स्थान है, अगर कोई कोना वाला स्थान है तो वहां पर अधिशोषित पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, जो चिकना होगा वहां पर कम देखने को मिलती है। तो मुक्त संयोजकताओं की जो संख्या है, चिपकने वालों की जो संख्या है, वह हर जगह एक समान नहीं होता। तो जहां पर सबसे ज्यादा पदार्थ चिपके होते हैं, सतह का वह स्थान जहां पर पदार्थ सबसे ज्यादा चिपके होते हैं, कौन सा, मुक्त संयोजकता जहां पर सर्वाधिक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सेंटर या सक्रिय केंद्र। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव सेंटर या सक्रिय केंद्र बोलते हैं। और इसी के आधार पर अधिशोषण के दो रूप हो सकते हैं, एक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव धनात्मक अधिशोषण और एक को बोल सकते हैं ऋणात्मक अधिशोषण। तो धनात्मक अधिशोषण वह होगा जब मुक्त संयोजकता अर्थात अधिशोष की मात्रा जितना हमारे पास उपलब्ध है उसमें अधिशोष की मात्रा तुलनात्मक रूप में ज्यादा होगी। जैसे मैंने 100 मोल अगर पदार्थ के लिए है तो उसमें से 80-90 मोल 50% से ज्यादा मोल ये अधिशोष के रूप में है, चिपकने वाले हैं। तो ऐसा अधिशोषण क्या कहलाएगा, पॉजिटिव धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। किंतु यदि जितने मोल हमने पदार्थ के लिए है उसमें देखा जाए तो जो अधिशोष है, जो चिपकने वाला है, उसकी मात्रा यदि बहुत कम है, न्यूनतम है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, उस स्थिति को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक अधिशोष। तो जब अधिशोष अधिकतम होगा, अधिकतम, तो उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक, और जब न्यूनतम अधिशोष होगा तो ऐसे अधिशोषण को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक। में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अधिशोषण के अनुप्रयोग, इसको हम लोग अनुप्रयोग बोल सकते हैं, उपयोग बोल सकते हैं, या उदाहरण के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए हम जान जाए कि क्या क्या इसके उपयोग है। समय की बचत के लिए मैंने नोट कर दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट है, सक्रिय चारकोल द्वारा अमोनिया, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, COCl2, क्लोरीन, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी डेंजरस गैसें होती हैं। यदि श्वसन के माध्यम से इसको हम लोग लगातार ग्रहण करते जाएंगे तो हम अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित हो सकते हैं, यहाँ तक कि हमारा दम घुटने लगता है और हमारे प्राण भी निकल सकते हैं। तो सक्रिय चारकोल द्वारा डेंजरस गैसों का अधिशोषण, हम जानते हैं कि हमारे कुछ मजदूर भाई ऐसे होते हैं जो कि माइंस में, कोयले की खानों में काम करते हैं, तो वहाँ पे अनेक प्रकार की विषैली गैसें हो सकती हैं। यदि वो उसका शोषण करें तो उनके लिए वह जानलेवा हो सकता है, जिससे उनका दम भी घुटने लगता है, उनकी प्राण भी जा सकती है। तो वो उसके लिए अपने मुंह पर एक मास्क लगा सकते हैं, जैसा कभी कोरोना चल रहा है, सब लोग मास्क लगाए हैं, तो यह भी एक प्रकार का अधिशोषण ही होता है। वो चाहते हैं कोरोना मास्क तक ही रह जाए, शरीर के अंदर न जा पाए। तो यहाँ पर जो भाई काम करते हैं माइंस में, वह ऑक्सीजन ले बाकी के गैसों को अंदर न जाने दें, इसके लिए वह मास्क का प्रयोग करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन को जाने देगा, बाकी गैसों को मास्क नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि सभी गैसों का अधिशोषण दर एक समान नहीं होता। कुछ गैसों का अधिशोषण ज्यादा होता है और कुछ का कम होता है। किसका ज्यादा किसका कम होता है, ध्यान से सुनेंगे। जिसमें आवेश ज्यादा होगा, जिसके मुक्त संयोजकताएं ज्यादा होंगी, उसका
उसका अधिशोषण ज्यादा होगा, जिसमें आवेश कम होगा। हालांकि आवेश सभी में होता है, कुछ कम कुछ ज्यादा, तो जिसमें आवेश ज्यादा उसका अधिशोषण ज्यादा, जिसमें आवेश कम उसका अधिशोषण भी कम होगा। तो सक्रिय चारकोल क्या होता है? चारकोल, इसको आप लोग भूलिए। सक्रिय चारकोल द्वारा अमोनिया, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, COCl2 और Cl2 का अधिशोषण करते हैं, जिससे कि ये सारी विषैली गैसें शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, ऊपर मांस पर ही चिपक जाती हैं और अंदर जाने से रुक जाती हैं। दूसरा पॉइंट है एल्युमिनियम या सिलिका जेल द्वारा नमी या जलवाष्प का अधिशोषण। कहीं भी अगर एल्युमिनियम या सिलिका का जेल होगा, जैसे कि कोई भी आप पदार्थ लेते हैं मार्केट से तो देखे होंगे उसमें छोटे छोटे पाउच होते हैं जिसमें कि छोटे छोटे गोली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसको हम लोग सिलिका या एल्युमिनियम जेल कहते हैं। वो वाष्प को, नमी को अधिशोषित कर लेती है ताकि हमारा जो आइटम है वो खराब न हो पाए नमी के कारण। तो तीसरा पॉइंट है क्या? सक्रिय चारकोल द्वारा शर्करा एवं रंगीन पदार्थ का विरंजन। हम जानते हैं जब शर्करा चीनी का निर्माण होता है तो वह जितना सफेद हमारे घरों में आता है उतना सफेद नहीं होता, वह कुछ पीला भूरे रंग का होता है। तो उसको सफेद कैसे बनाया जाता है? सक्रिय चारकोल की जो सतह होती है बार बार उसको गुजारा जाता है, जिससे कि वो जो अशुद्धियां होती हैं उसको अधिशोषित चारकोल कर लेता है और हमारा चीनी पूरी तरह से सफेद चमकदार हो जाता है। तो जितने भी रंगीन पदार्थ हैं यदि उनका विरंजन भी करना होता है तो उसके लिए भी सक्रिय चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जानतो चारकोल, एनिमल चारकोल जो होता है उसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चर्म झिल्लियों का भी इस्तेमाल किया जाता है पदार्थों के अधिशोषण के लिए, उसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शर्करा और रंगीन पदार्थों का विरंजन, विरंजन का मतलब डीकलरेशन, किसी भी रंगीन पदार्थ का रंग उड़ा देना ही क्या कहलाता है? विरंजन कहलाता है। तो सक्रिय चारकोल द्वारा शर्करा एवं रंगीन पदार्थों का विरंजन भी अधिशोषण ही है। तो अधिशोषण का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है वर्ण लेखनी विधि में। वर्ण लेखनी एक ऐसी विधि है जिसमें कि धातुओं का शोधन होता है, धातुओं में मिली हुई जो अशुद्धियां होती हैं उनको कई स्टेप में अलग किया जाता है ताकि हमारा धातु कम से कम खराब हो और उसकी जो उपस्थित अशुद्धियां हैं वह आसानी से निकाली जा सके। तो वर्ण लेखनी विधि में इसको क्रोमैटोग्राफी भी हम लोग करते हैं। वर्ण लेखनी विधि में धातुओं की अशुद्धियों का अधिशोषण। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कार्बोक्जिलिक समूह और एमीन समूह के यौगिकों द्वारा जल का विलवणीकरण। हम जानते हैं जल में अनेक प्रकार के मिनरल्स उपस्थित होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे मिनरल्स हो सकते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए घातक भी हो सकते हैं। और हम जैसे कि हम अपने घरों में आजकल आरओ लगाते हैं तो वो इसीलिए लगाते हैं ताकि जो अशुद्धियां हैं जल में वह आसानी से अलग हो जाएं। तो कार्बोक्जिलिक और एमीन समूह के द्वारा जल का जो उपस्थित लवण है उसको हम लोग निकाल दें, उसी को क्या कहेंगे? विलवणीकरण। और यह क्रिया भी किसका एग्जाम्पल है? अधिशोषण का ही। अगला पॉइंट है फिटकरी द्वारा कपड़े पर रंग चढ़ाना। फिटकरियों का प्रयोग करके जो कपड़े हमको रंगीन देखने को मिलते हैं यह ऐसे ही रंगीन नहीं होते, उस पर फिटकरी का प्रयोग करके बहुत ही महत्वपूर्ण रंगों का इस्तेमाल करके फिटकरी में मिलाकर उसको उपयोग करके उन कपड़ों को रंगीन बनाया जाता है। अगला पॉइंट है खाद्य पदार्थ। जो हम लोग खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं अगर वह खुले वातावरण में रहता है उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां आती हैं। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो बनाने के दौरान अशुद्धि युक्त होते हैं, तो उनकी अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम लोग फिर से चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। और चारकोल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो चारकोल द्वारा पृथक किया जाता है अशुद्धियों को। तो ये इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इसी को अनुप्रयोग या उपयोग के नाम से एग्जाम में पूछता है। अधिशोषण की एंथैल्पी क्या होती है? तो अधिशोषण के दौरान अगर हम सिंपली बात करें तो अधिशोषण के दौरान जो ऊष्मा मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। लेकिन इसको व्यवस्थित रूप में यदि परिभाषित करें तो कुछ ऐसी परिभाषा होगी इसकी। अधिशोषण साम्य पर, ध्यान से, अधिशोषण साम्य पर किसी निश्चित अधिशोषक के पृष्ठ पर
अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर मुक्त ऊष्मा ही एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन अर्थात अधिशोषण की एंथैल्पी कहलाती है और यह ज्यादातर निगेटिव होती है, जिसके कारण अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया मानी जाती है। अगली हेडिंग के रूप में जो हम लोग पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं वह है अधिशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है। इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे अभी हम लोग जान रहे हैं बहुत तेजी से अपना प्रकोप फैला रहा है कोरोना, उसका इस समय जौलपुर का एकदम पीक लेवल चल रहा है, बहुत मजे कर रहा है इस समय कोरोना, जिससे देखिए उसी से बड़ी आसानी से दोस्ती कर ले रहा है। तो हम लोगों को बहुत ही चीज़ें बताई गई हैं जिससे कि हम खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित कर सकते हैं, जैसे स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बहुत सारी चीज़ें। तो उसी प्रकार से यदि जब हम मार्केट में निकलते हैं तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन, एक तो क्या लोगों को साथ लेकर चलें, लोगों की जो भीड़ है उसमें प्रवेश कर जाए फिर अपना सामान खरीद लें, और एक क्या है कि कुछ दूरी दूसरों से मेंटेन कर कर हम अपना काम कर लें आसानी से। हमारे पास दो ऑप्शन है। तो यदि हमको कोरोना है या हो जाता है भीड़ में पहुंचने के पश्चात, तो जो हमारे आसपास या जो हमारे संपर्क में लोग हैं उनको भी हम आसानी से कोरोना दे देंगे। हालांकि भले से वो अपने आप को सेफ, सुरक्षित और साफ स्वच्छ बनाए हुए हैं, लेकिन यदि वो हमारे संपर्क में आएंगे तो उनको भी कोरोना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उनके संपर्क में आएंगे तो जो रोग हमको है मैं उनको ट्रांसफर बड़ी आसानी से कर दूंगा। कब? जब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी, और मैं तो जाऊंगा ही सबको लेकर जाऊंगा। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समाज में संतुलन मेंटेन कर दूंगा। लेकिन यदि मैं डिस्टेंस को मेंटेन रखूंगा तो कोरोना मुझे होने के पश्चात भी मेरे अलावा किसी और को मेरे द्वारा नहीं पहुंच पाएगा, नहीं संक्रमित कर पाएगा। तो ये दो तरीके हैं। तो इसी को हम लोग अगर एडजॉर्प्शन के माध्यम से समझें तो जैसे मैं कहूँ कि कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में ढेर सारे कण, हम जानते हैं कि पदार्थों में ढेर सारे छोटे छोटे अणु कण पाए जाते हैं। तो बाहर एक रूप होगा, उसके सतह पर एक कण पाए जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो उसके बल्क में पाए जाएंगे। तो बाहर का जो अणु है, ये जो बाहर मुक्त संयोजकता के रूप में, जिसको यह अभी कुछ समय पश्चात खुद से अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो बल्क में है और ये जो सतह पर है, ध्यान से सुनिएगा। तो जो बल्क का अणु है, यदि एक जैसे कि कोरोना पीढ़ी जिसको मैंने कहा, यदि यहाँ पे प्रवेश करता है, इस पर सभी अणुओं के द्वारा सभी दिशाओं से एक समान बल लगेगा। मतलब जितना इधर से बल लगेगा उतना इधर से, उतना इधर से, उतना इधर से। तो हर तरफ से बल लगने के कारण इसका जो नेट फोर्स होगा, इसका जो नेट फोर्स होगा, परिणामी बल होगा, वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अर्थात यह सबके साथ संतुलन बनाकर एक जैसा व्यवहार करेगा। खुद अगर परेशानी में है तो सबको भी परेशानी में डाल देगा। लेकिन जो सरफेस पर हैं उन पर किसी एक ही दिशा में बल लग रहा है और दिशाओं से बल नहीं लग रहा, अर्थात इसका कभी भी नेट फोर्स शून्य नहीं हो पाएगा। तो नीचे की ओर बल लगने के कारण इन जो ऊपर अणु है, जो कण है, उसको वह अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसको मेंटेन करने के लिए, नेट फोर्स को जीरो करने के लिए। और ये जो ऊपर के कण है आकाश सतह पर चिपक जाएंगे और अंदर नहीं एंट्री ले पाएंगे, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर का परिणामी बल शून्य है। अंदर से किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल इनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है, सिर्फ सरफेस के जो कण है वही आकर्षित कर रहे हैं और ये आकर यहाँ पर चिपक जाएंगे और एक परत बना लेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण की क्रियाविधि। जैसे अगर हम लोग अपने घरों में भी देखें तो बहुत अच्छा
एग्जांपल है कि जब हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो जो हमारे घर के बड़े होते हैं, जैसे कि हमारे पिताजी या हमारे चाचा जी या बड़े भैया हमको कूटने के लिए आते हैं, तो जब हमको कूटने के लिए आते हैं तो हमारी सुरक्षा कवच के रूप में कौन होता है? हमारी मम्मी या हमारी दीदी, वो तो बचा लेती हैं। तो जब तब क्या होगा, उधर से पापा इधर से मम्मी, तो परिणामी बल कितना हो गया? शून्य। तो हमारी कुटाई नहीं हो पाती, हम बच जाते हैं। लेकिन अगर वही मम्मी न रहे तो कुटाई हो जाएगी, अर्थात तब हमारा और पापा का आकर्षण हो जाएगा। कहाँ पर? सतह पर, एकदम बराबर से। तो इसी तरह से अधिशोषण की क्रियाविधि भी है कि जो बल्क में है, जो अंदर है, भीतर है, उनमें अणुओं में परिणामी बल शून्य हो जाता है। सभी दिशाओं से समान बल लगने के कारण उसका परिणामी बल शून्य, जिसकी वजह से यह अंदर किसी को आकर्षित नहीं कर पाता है। किंतु जो ऊपर सतह के कण हैं वह बाहरी कणों को अपने से आकर्षित कर जोड़ लेते हैं। तो बात समझ में आई? मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। अधिशोषक के अंदर के कणों पर लगने वाला संपूर्ण बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, किंतु पृष्ठीय कण सभी दिशाओं में समान अणुओं से घिरे नहीं होते हैं, अतः इन पर आरोपित बल असंतुलित होता है। अधिशोष के कणों को अधिशोषक के द्वारा आकर्षित करना ही या आकर्षण करना इन्हीं बलों पर निर्भर करता है। तो इसको हम लोग एक लाइन में यदि कहना चाहें तो अधिशोषण की क्रिया अधिशोषक के पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बल के कारण ही संपन्न होती है। तो यहाँ पे जो असंतुलित बल काम करता है, इस बल को हम लोग कहते हैं रेजिडुअल फोर्स। ये कैसा होता है? या बैलेंस नहीं होता है। यह कैसा फोर्स है? रेजिडुअल फोर्स है, जिसके कारण अधिशोषण की क्रियाविधि संपन्न होती है। अगली रीडिंग जो हमें पढ़नी है वह है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, अर्थात अधिशोषण की ऊष्मागति। अधिशोषण की ऊष्मागति का तात्पर्य यह है कि यह एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्वतः प्रवर्तित। स्वतः प्रवर्तित का तात्पर्य होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस, अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए किसी प्रकार की कोई ऊर्जा खर्च न हो, किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त बल कार्य न करे, जो स्वतः ही हो जाए, स्वयं हो जाए, ऑटोमेटिक जो हो, ऐसी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? स्वतः प्रवर्तित या स्पॉन्टेनियस। और जो एडजॉर्प्शन की क्रिया है यह कैसी प्रक्रिया है? यह एक स्वतः प्रवर्तित स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया है। तो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रियाओं में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है, वह धीरे धीरे कम होता है, जिसके कारण चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वह निगेटिव होता है। तो यदि कोई प्रक्रिया स्वतः प्रवर्तित है तो उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा वह सदैव निगेटिव ही होगा। तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला आपने थर्मोडायनेमिक्स 11th में सीखा होगा ठीक प्रकार से। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया डेल्टा जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा में अंतर परिवर्तन, और ये है
एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसको अभी हमने देखा कि जब किसी से एक मोल पदार्थ का जुड़ता है तो उससे जो ऊष्मा निकलती है उसी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं, अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। T मतलब परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और डेल्टा एस क्या है, एस का मतलब होता है एंट्रोपी। डेल्टा एस का मतलब क्या हो जाएगा, एंट्रोपी में परिवर्तन या चेंज, अंतर। तो एस का मतलब क्या होता है, एस मतलब है एंट्रोपी, और एंट्रोपी क्या होती है, जब भी कहीं पर रैंडमनेस होता है या डिसऑर्डर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनियमितता या अव्यवस्था। तो किसी पदार्थ की अव्यवस्था या अनियमितता को ही, किसी पदार्थ की अव्यवस्था या अनियमितता को ही एंट्रोपी कहते हैं। और हम सभी जानते हैं, समझ चुके हैं कि यह कोई सरफेस है, ये जो ऊपर मॉलिक्यूल फ्री होते हैं या कैसे होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, किंतु जब अधिशोषण होगा तो यही मॉलिक्यूल आकर इस सतह से चिपक जाएंगे और रेगुलरली अरेंज हो जाएंगे, व्यवस्थित रूप में अरेंज हो जाएंगे, अर्थात अब यह अनियमित नहीं रह जाएंगे। और जब इनकी अनियमितता में कमी आ जाएगी और नियमितता रेगुलरिटी इनकी बढ़ जाएगी, अर्थात ये अब इधर उधर नहीं है, एक व्यवस्थित रूप में है, तो इनका जो एंट्रोपी है वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटता है। और जब एंट्रोपी घटेगा तो एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हम जानते हैं जब बाद वाला मान पहले वाले मान की तुलना में कम हो जाएगा तो इनमें होने वाला जो परिवर्तन है वह कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, निगेटिव आएगा। अर्थात हमने देखा स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया में क्या होगा, डेल्टा जी निगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया में डेल्टा जी निगेटिव, और एंट्रोपी घटने के कारण डेल्टा एच निगेटिव। यदि यहाँ से हम डेल्टा एच निकालें तो डेल्टा एच बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एस की वैल्यू है निगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, निगेटिव, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। अर्थात डेल्टा एच जब निगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा निकलेगी, और जब किसी प्रक्रिया में किसी सतह से ऊर्जा निकलती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, अर्थात एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां से यह सिद्ध होता है चूंकि डेल्टा एच का मान कैसा आ गया, निगेटिव आ गया, अर्थात ऊष्मा यहाँ से निकलेगी, तो जब ऊष्मा निकलेगी तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। इसका मतलब है कि अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। यह क्वेश्चन आईआईटी में पूछा है कि अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो अधिशोषण की प्रक्रिया यहाँ हमने सिद्ध कर दिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। इसी को हम लोग अधिशोषण की ऊष्मागति कहते हैं। अब हम जो पॉइंट शुरू करेंगे वह है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। वे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से अधिशोषण की दर में वृद्धि या कमी आती है। तो सबसे पहले इसमें है अधिशोष की प्रकृति। अधिशोष जब विशिष्ट प्रकार का होता है तो उस दौरान उसकी प्रकृति के अनुसार ही अधिशोषण भी होता है। जैसे हाइड्रोजन, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल पर बहुत अच्छी तरह से अधिशोषित होता है, किंतु वैसे आयरन पर, लोहे की सतह पर अधिशोषित नहीं होता। अर्थात अधिशोष की प्रकृति भी अधिशोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने कहा कि हाइड्रोजन, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल, जैसा कि हम लोगों ने 11वीं की क्लास में सीखा होगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। वहां पर हाइड्रोजन किसके द्वारा, इनके द्वारा अधिशोषित होती है, न कि यहाँ पर हम लोग कॉपर और
आयरन यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी तुलना में ये बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड्रोजन को अधिशोषित करते हैं। अर्थात जो अधिशोष है हाइड्रोजन है वह ठीक प्रकार से देखा जाए तो प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल पर इनकी तुलना में ज्यादा अधिशोषित होता है। तो दूसरा पॉइंट है अधिशोषक की प्रकृति। जो अधिशोषित करने वाले पदार्थ हैं उनकी भी प्रकृति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि कहा जाए कि एक्टिवेटेड चारकोल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सक्रिय चारकोल जो होता है वह विषैले गैसों को ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा अधिशोषित करता है। अर्थात जो सक्रिय चारकोल होंगे वह SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, Cl2, इस तरह से जो दम घुटाने वाली गैस है, अमोनिया, तो आदि ढेर सारी जो विषैली गैसें होती हैं उनको यह ज्यादा अधिशोषित करता है। किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में, है ना। इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन को बड़े आराम से लेते रहते हैं, और जबकि ये जो गैसें विषैली हैं यह हमारे मांस के ऊपरी सतह पर ही चिपक जाती हैं, अंदर शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक इसी प्रकार से देखें, तीसरा पॉइंट जो है वह है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो जब अधिशोषण में पृष्ठीय क्षेत्रफल पदार्थ का अधिक होता है, सरफेस एरिया अधिक होगा, तो उसके कारण जो एड्जॉर्प्शन हुआ, अधिशोषण होगा, वह भी अधिक होगा। जैसा कि जब हम किसी पदार्थ को बड़े आकार के रूप में लें तो उसकी तुलना में अधिशोषण की मात्रा वहां पर ज्यादा होगी कि जब हम पदार्थ को पाउडर के फॉर्म में लें, चूर्ण के रूप में जब हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, अधिशोषण ज्यादा होता है। इन पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर के रूप में, चूर्ण के रूप में अधिशोषण ज्यादा होता है। तो अगला पॉइंट इसी के रूप में देखें, गैस का द्रवण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो यहाँ पर जो गैसें जितनी आसानी से द्रवित हो जाती हैं उनका अधिशोषण उतनी ही ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। और गैसों का द्रवण जानने के लिए हमको एक टर्म जानना होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रांतिक ताप। सभी गैसों का एक निश्चित क्रांतिक ताप होता है जिस पर गैसें द्रवित होना प्रारंभ कर देती हैं। तो यह कैसा टेम्परेचर है, यह एक क्रिटिकल टेम्परेचर क्रांतिक ताप है जिसका फॉर्मूला है 8A/27 RV, जहां पर A और V नियतांक है, वान डेर वाल नियतांक है। और यह जो क्रांतिक ताप है किस पे डिपेंड करता है, ए पर। अर्थात जब मैं क्रांतिक ताप बढ़ाऊंगा किसी गैस का तो क्या बढ़ जाएगा, उसका ए जो कि नियतांक है वह भी बढ़ जाएगा। और ए किसको प्रदर्शित करता है, अंतराण्विक बल को। अर्थात जब मैं क्रांतिक ताप बढ़ाऊंगा तो उसका ए बढ़ जाएगा, और जब ए बढ़ जाएगा तो उसका अंतराण्विक बल भी बढ़ जाएगा। और अंतराण्विक बल बढ़ने से क्या, अधिशोषण में भी वृद्धि आ जाएगी, अर्थात एड्जॉर्प्शन में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि अंतराण्विक बल के बढ़ने से क्या होगा, अधिशोष और अधिशोषक में आकर्षण की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और आकर्षण के बढ़ने से उनका चिपकना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो जिस गैस का द्रवण आसान होता है उसका अधिशोषण भी बहुत अच्छे तरह से हो जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है, उसका क्रांतिक ताप होता है। जिसका क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होगा उस गैस का अधिशोषण भी उतना ही ज्यादा होगा। अगला पॉइंट है गैस का दाब और गैस का ताप। तो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अलग अलग तरीके से गैस का दाब और गैस के ताप एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं।